नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान में इस समय लूट मची हुई है। लूट चाहे बैंकों की हो या फिर वित्तीय संस्थानों की। मौसम लूट का है। अगर आप में थोड़ी सी भी समझ है या अगर हिम्मत है तो आप कुछ ही दिनों में इस देश में हजारों के नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर सकते हैं। 2016 में एक कानून पास हुआ था इस देश में, जो लॉ ट्रिब्यूनल के तहत ये कानून था, जिसमें ये आज़ादी दी गई थी उद्योगपतियों को खास तौर पर कि अगर वो किसी वजह से अगर उन्हें कोई नुकसान हो जाता है तो वो अपना जो मामला है लॉ ट्रिब्यूनल में लेकर के जा सकते हैं। उधर इस मामले पर सुनवाई होगी और उनका जो वित्तीय घाटा है उसकी जो भरपाई है या जो उसका नुकसान है उसे किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए 2016 के बाद अगर हम इस पूरे मामले पर नज़र डालें और हमने अपनी रिसर्च में ये निकाला कि लगभग 5 लाख हजार करोड़ रुपया इस समय बैंकों का डूबा हुआ है। वहीं दूसरी ओर लगातार एक तरह का नया चलन इस देश में लगातार निकल के आ रहा है और वो है दिवालिया घोषित करने का। जी हाँ, एक समय वो होता था जब अगर कोई जो उद्योगपति है या कोई जो उद्योग से जुड़ा हुआ कोई घराना है, अगर दिवालिया अगर हो जाता था तो बहुत शर्म की बात मानी जाती थी। होता ये था कि अगर कोई दिवालिया घोषित हो जाए तो वो बड़े घातक कदम भी उठा लिया करता था। लेकिन मौजूदा दौर साहब, क्योंकि हमने जैसे कहा कि लूट का है और दिवालिया होना आज की तारीख में करोड़ों अरबों रुपए के वारे न्यारे करने का है। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर 5 महीने पहले अगर आप देखें तो 5 महीने पहले एक कंपनी रुचि जो सोया है वो अरबों खरबों रुपए के लॉस में थी। उसका जो शेयर था मार्केट में वो 17 रुपए का था। बहुत ज़्यादा नुकसान में थी 2008 के बाद। 2008 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का उस पर जो कर्ज था वो बैंकों का था। उसके बाद 2012 है उसमें भी उसके ऊपर लगातार कर्जा बढ़ा, फिर 2014 में और बढ़ गया, 2016 में और ज़्यादा कर्जा इस कंपनी के ऊपर बढ़ गया। अब देखिए बड़ा दिलचस्प पहलू है कि उस कंपनी ने लॉ ट्रिब्यूनल में जाने के बाद अपना जो मामला है वो वित्तीय संस्थाओं को सौंपा और बैंकों ने इस कंपनी की नीलामी की बात की। नीलामी में 2-3 बड़े नाम आए, जिसमें एक बाबा रामदेव कहें या लाला रामदेव कहें तो ज़्यादा कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा दौर में उनका वो जिस किसी भी चीज़ पर हाथ डाल देते हैं वो रातों रात उसके जो प्राइस हैं, जो कीमत है वो लगातार बढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही रुचि सोया के साथ हुआ। 17 रुपये का आज से 6 महीने पहले का जो शेयर था, जब बाबा रामदेव ने जब इसमें इन्वेस्ट किया, और ताज्जुब इस बात का कि लोगों को ये लग रहा था कि इस पूरे जो आईपीओ में है, जो वो जब कंपनी टेक ओवर करेंगे बाबा रामदेव, तो इस कंपनी में वो अपना पैसा लगाएंगे। बाबा रामदेव ने पैसा नहीं लगाया, बल्कि जो देश के जो सरकारी बैंक हैं जो ऑलरेडी पहले से घाटे में थे, उनका पैसा जो है वो रुचि सोया में उन्होंने लगाया। और आज रुचि सोया का जो आईपीओ है मार्केट में 1500 रुपये से ऊपर का है। बहुत दिलचस्प पहलू है कि 5 महीने पहले जिस कंपनी का शेयर 17 रुपये में भी कोई खरीदने को राजी नहीं था, आज उसकी कीमत 1000 रुपये से ऊपर चली गई। वहीं अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें, उसके साथ हम दूसरी और चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बैंकों को लगातार घाटा दिखाने के बाद उन्हें बैंकों को लगातार चूना लगाया जा रहा है देश में। अगर 2016 के बाद जब ये कानून आया तो उसके बाद अगर देखें तो 2016 में दिवाला और दिवालिया संहिता यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कॉज नाम का एक नया कानून बना। इस नए कानून में व्यापारियों को छूट दी गई। कानून ने व्यापारियों को ये छूट दी कि अगर व्यापारी बैंक का कर्जा नहीं लौटा पा रहा है तो खुद को दिवालिया घोषित कर दे। हाँ जी, अगर वो बैंकों का पैसा नहीं लौटा पा रहा है तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। सरकारी व्यवस्था आपकी कंपनी को बेचकर बैंकों का और दूसरे कर्ज को लौटाएगी, यानी कि जो पूरी जो लायबिलिटी है, जिस बैंक ने आपको लोन दिया अब उसकी लायबिलिटी हो जाएगी।
कि वो आपकी कंपनी को बेचे, उसकी नीलामी करवाए और जो पैसा आए वो अपनी भी भरपाई करे और जो उसकी जो देनदारियां हैं उन्हें भी वो दे दे। मकसद ये था कि व्यापारियों को कम से कम उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए और जो वित्तीय जो उनका घाटा है, यानी जो फाइनेंशियल उनके ऊपर जो लॉस है, उसको कम करने की एक तरह की ये कोशिश थी। हुआ क्या, अगर आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश के लगभग 5000 छोटी बड़ी कंपनियां दिवालिया हैं। सही आंकड़ा 4946 का है। इन कंपनियों में से 457 का रिजोल्यूशन भी हो चुका है, यानी इन मामलों की सुनवाई हो चुकी है। अब समझिए ये जो 457 जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां, उनके ऊपर कितना पैसा है। इसे समझने के लिए आपको सरकार की उस रिपोर्ट को समझना होगा जिसमें सरकार का दावा है कि सरकारी बैंकों के 8,30,000 करोड़ रुपए बतौर कर्ज में फंसे थे। बेची गई कंपनियों की कीमत उतनी नहीं मिली जितना अंदाजा लगाया जा रहा था, यानी नीलामी करने के बाद अब कितना पैसा सरकार को मिला, अब इसे समझ लेते हैं। नीलामी के तहत सरकार को 2,50,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए, यानी कर्जा था 8,30,000 करोड़ का और बैंकों को मिले 2,50,000 करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 लाख करोड़ रुपए का घाटा इन कंपनियों की जो नीलामी हुई उसके बाद बैंकों को उठाना पड़ा। अब ये भी सोचना जरूरी है कि ये जो 6 लाख करोड़ रुपए का जो घाटा है वो सरकार का घाटा है या आपका घाटा है। बैंकों में जो सरकारी जो बैंक होते हैं उनमें जो पैसा होता है आम आदमी का होता है, उसकी बचत का पैसा होता है, सरकार उस पर ब्याज देती है। जब वो किसी को लोन देती है तो उस पर वो ब्याज लेती है। अब एसबीआई में खास तौर पे अगर हम यस बैंक का अगर उदाहरण लें, यस बैंक जो है वो कर्ज में डूब गया। आपको पिछले दिनों काफी आपने देखा भी होगा कि एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला यस बैंक के माध्यम से हमें देखने को मिला। उसके बाद यस बैंक को वारने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक को पैसे दिए। यस बैंक को पैसे दिए, उसके बाद हुआ ये कि अगले ही दिन एसबीआई ने अपनी जो ब्याज दरें हैं उन्हें घटा दिया, यानी जो ग्राहकों को जो ब्याज मिलता था उनकी, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो या जो सालाना उनकी जो ब्याज है उसका परसेंटेज कम कर दिया। यानी एक तरह से जो नुकसान है वो किसका हुआ, आम लोगों का हुआ। उसका जितना भी जो प्रेशर आया वो आम लोगों की जेब पर आया। देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस पूरे मामले में किस किस तरीके की घटनाएं घटी और किस किस तरीके से लोगों की जेब पर इनडायरेक्ट तरीके से लगातार डांका डाला जा रहा है। और बात हो रही है कि वित्तीय जो संस्थान हैं वो घाटे में जा रहे हैं। हालांकि उसकी तरफ कोई ऐसा कोई मजबूत काम या कदम सरकार ने अभी तक नहीं उठाया है। अब आपको ये बताते हैं कि अब जो ये 2016 से लेकर के जो अभी तक 2022 तक किन किन कंपनियों को नुकसान हुआ, उनकी भरपाई करने के लिए वित्तीय संस्थानों ने किस तरीके के कदम उठाए। तो अगर आप नीलाम हुई कंपनियों की फहरिस्त देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर इस नीलामी से फायदा नुकसान किसका हो रहा है। मसलन पहला नाम जेट एयरवेज का है, फिर एसआर स्टील, भूषण स्टील, जेपी इंफ्रा, वीडियोकॉन, रुचि सोया, एबीजी शिपयार्ड, माफ कीजिए, एमटेक ग्रुप वही है जिसकी वरिष्ठता कंपनी थी, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। अब इसे समझने के लिए अब हम ये समझते हैं कि बैंक किस तरीके से रिकवरी करता है और किस तरीके से बैंक को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए हम वीडियोकॉन का एक एग्जांपल लेते हैं। वीडियोकॉन पर 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन कंपनी सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए में बिक रही है। जेट एयरवेज पर 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जेट एयरवेज भी महज 2,000 करोड़ रुपए में ही बिक पाई। रुचि सोया पर 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और वो भी महज 4,300 करोड़ रुपए में ही बिकी। जी हां, 4,300 करोड़ रुपए में बिकी और लाला रामदेव ने इसे 3,500 करोड़ रुपए इस कंपनी के लिए देश की सरकारी बैंकों से लिए। आप अंदाजा लगाइए कि नुकसान इनडायरेक्ट वे में किसका हो रहा है और किन लोगों को इनडायरेक्ट वे में फायदा हो रहा है। इसी फहरिस्त में कपड़ा फैक्ट्री आलोक इंडस्ट्रीज पर 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये कंपनी भी महज 500 करोड़ रुपए में बिक पाई। इसी तरीके से वारिस्ता कॉफी वाली कंपनी एमटेक ग्रुप पर 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज था।
वारिस्ता भी महज 1500 करोड़ रुपए में ही नीलाम हो पाई। इसी तरह से बात अगर रिलायंस नेवल की जाए तो रिलायंस नेवल पर 12,429 करोड़ रुपए का कर्ज था। यह कंपनी भी सिर्फ 800 करोड़ रुपए की ही नीलाम हो पाई। ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें कंपनी ने लाखों हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, उस पर देनदारी रही, लेकिन नीलामी में बैंक के पास इसकी लगभग आधी ही रकम वापस आई। तो कितना दिलचस्प पहलू है कि पहले कंपनी बनाइए, उसके बाद बैंकों से कर्ज लीजिए, लगातार घाटा दिखाइए, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दीजिए, बैंक वो पैसा रिकवरी करने के तरीके निकालेगा, नीलाम करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि साहब पैसा इतना ले लिया, इतना बड़ा बड़ा घाटा हो गया, तो पहले सरकार की नजर क्यों नहीं गई या बैंक की नजर क्यों नहीं गई? बड़ा दिलचस्प पहलू है, इस पर भी चर्चा करते हैं। असल में हुआ यह कि दिवाला और दिवालिया कानून का मकसद था कि दिवालिया कंपनियों से बैंक जल्द से जल्द अपनी रकम को रिकवर कर ले, ताकि बैंकों को ज्यादा आर्थिक नुकसान ना सहना पड़े, क्योंकि पहले उन्हें कर्ज रिकवरी के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता था। उससे कंपनियों से कर्ज वसूलने में काफी लंबा वक्त जाया करता था। इससे बैंकों के कर्ज बांटने की प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ता था और बैंकों का कर्ज वितरण सिस्टम प्रभावित हो जाता था। इसी तरीके से बचने के लिए, इसी समस्या को देखते हुए बैंकों की ओर से समस्या के निराकरण के लिए लोन रिकवरी व्यवस्था की मांग हो रही है। लेकिन अभी इस कानून को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन नए कानून के कारण लोन रिकवरी में लाखों रुपए खाक हो गए। बैंकों का कर्ज मालिकों ने कैसे डुबोया या पैसे किस तरीके से चुपचाप अपनी ऑफशोर कंपनी, जिनके खाते ज्यादातर विदेशी बैंकों में हैं, उन्हें भेज दिए। यानी होता कुछ इस तरीके से है कि पहले एक कंपनी बनाई जाती है, उस पर बैंकों से लाखों हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया जाता है और उसी के साथ चुपचाप कुछ ऑफशोर कंपनियां बना ली जाती हैं। जैसे अगर एमटेक की बात करें, वारिस्ता ने 12,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, उसके बाद लगभग 800 करोड़ रुपए उन्होंने अलग अलग अपनी जो विदेशों में जो कंपनियां हैं उसमें लगा दी। लेकिन सरकार ने ना उन कंपनियों के बारे में कोई सवाल किया, ना ही कोई उनसे कोई गहन पूछताछ इस मामले पर हुई। ऐसी फहरिस्त बहुत लंबी है, अगर आप एक के बाद एक देखेंगे, चाहे वो एमटेक ग्रुप की कंपनी हो या और दूसरी कंपनियां हो, रुचि सोया हो, किसी से कोई सवाल नहीं पूछा गया, सीधा नीलामी। फिर दोबारा से कोई लाला रामदेव आएंगे, बैंकों से फिर दोबारा पैसा लेंगे, फिर कंपनी को खड़ा करेंगे, रातों रात जो शेयर की कीमत है 17 रुपए से 1700 रुपए हो जाएगी। लोगों से वो अपील करेंगे। हालांकि जिस तरीके से अगर भ्रष्टाचार रोकने की बात जब होती है हमारे देश में, तो सीबीआई की बात याद आती है। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई इस तरीके के जुड़े जो पहलू होते हैं, अगर उनकी बात होती है तो ईडी की बात होती है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति या कोई जो व्यापारी या जो उद्योगपति अगर कोई आईपीओ लेकर के आता है, तो वो लोगों से सीधे तौर पर मांग नहीं कर सकता कि आप इस शेयर में या इस आईपीओ में पैसा लगाइए और आपके पैसे मैं रातों रात दुगने चुगने नहीं बल्कि कई गुना आगे बढ़ा दूंगा। लगातार लाला रामदेव अपने जो योग के उनके शिविर होते हैं, अपने यहाँ से जो उनके कार्यक्रम होते हैं, उसमें लगातार वो पिछले 5 महीने से बोलते रहे और अलग अलग चैनलों पर जाकर ये स्टेटमेंट देते रहे कि आने वाले समय में जो रुचि सोया है वो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा जो है वो देगा। बड़ा दिलचस्प पहलू है कि सेबी आखिर कर क्या रहा है। या तो वो आंख नीचे पड़ा है या बाबा रामदेव जो हैं, जो बतौर एक लाला हैं, उनकी तरफ आज किसी की हिम्मत ये नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोले। अगर कोई कुछ बोलता है तो वो सीधा सीधा किस तरीके का जवाब वो देते हैं, वो आपने पिछले दिनों देखा कि उन्होंने हरियाणा में किस तरीके से एक पत्रकार को ना सिर्फ धमकाया बल्कि बहुत ही अभद्र तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, जिससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि बाबा जो रामदेव हैं वो किस तरीके की उनकी जो मानसिकता है या उनका कितना रुतबा इस पूरे सिस्टम पर है, जिसको वो अच्छी तरीके से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये राइट ऑफ से किसका फायदा होता है और किसका नुकसान होता है। हालांकि हम ये आपको पहले भी बता चुके हैं। अब सवाल ये भी है कि राइट ऑफ से देश में नुकसान किसका हो रहा है और इसका फायदा कौन उठा रहा है। तो यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि बैंकों की रिकवरी अधिकतम 20% है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बैंकिंग व्यवस्था की 80% राशि राइट ऑफ कर दी गई। सवाल ये भी है कि इसकी मार झेलेगा कौन।
जी हाँ, इसकी मार कौन झेलेगा? इसे समझने के लिए एक उदाहरण और लिए लेते हैं। डूब चुके यस बैंक को बचाने का जिम्मा स्टेट बैंक को दिया गया। स्टेट बैंक ने यस बैंक को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए डाले। दूसरे दिन स्टेट बैंक ने सामान्य बचत पर निर्धारित ब्याज दर में कटौती कर डाली, यानी कि घुमा फिरा करके आप ही की जेब पर डाका डाला गया। नुकसान किसी का नहीं हुआ। नुकसान सिर्फ इस पूरी फहरिस्त में अगर चीजों को देखा जाए 2000 साल के बाद जो भी कंपनी दिवालियां हुई, उनका सीधा सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ा। और एक और आंकड़ा है, आपको शायद वो हैरान कर देगा। 2016 के बाद से अब तक, यानी पिछले 6 सालों के दौरान भारत के सरकारी और गैर सरकारी बैंकों का 10 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। जी हाँ, 10 लाख हजार करोड़ रुपया सरकारी बैंकों का डूब चुका है। देर सवेर इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत की लोगों के जेबों पर जरूर पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप ऑब्जर्वर डॉन पर लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।